है मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो आज 15 अगस्त 2024 हमारे देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस। इस सभी की इसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज वो समय है कि जब हमें हमारे देश के जो वीर सुपुत्र हैं, जो वीर बलिदानी हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों को निछावर किया, तो उनको हमें आज के दिन ज़रूर याद करना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें इतनी मशक्क़त के बाद या इतनी मेहनत के बाद जो आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को हम बनाए रखेंगे और उस आज़ादी को और बेहतर रूप में आगे लेके चलेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 15 अगस्त 2024 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस के आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये जानकारी दे दूँ कि हमारे सभी कोर्सेज़ और पीडीएफ नोट्स पर आपके लिए 4 दिन की सेल हम लोग लेके आए हैं, जिसमें आपको हमारे सभी कोर्सेज़ और पीडीएफ नोट्स के ऊपर फ्लैट 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। और इसके लिए आपको करना क्या है कि आप हमारे वेबसाइट या कोर्स पर, वेबसाइट या ऐप पर जा सकते हैं, और वहाँ पर आपको जो भी कोर्स या पीडीएफ नोट्स में आप एनरोल करना चाहें उसको कार्ट में ऐड करें, और पेमेंट करने से पहले एक कोड का इस्तेमाल कर लें, दैट इज़ आज़ादी। ठीक है, AZADI, आज़ादी कोड का आप लोग इस्तेमाल कर लें तो फ्लैट 40% आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये सेल जो है वो 13 से 16 तारीख के बीच में, क्योंकि 13 तारीख को हमने शुरू की थी और आज 15 है, तो आज और कल अभी 2 दिन आप लोगों के पास और हैं, तो इस मौके का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो आईना सीरीज़ के मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ्स हैं उनके ऊपर ये सेल लागू नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है कि अगर आप लोग सेल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं 40% डिस्काउंट, तो उसके लिए आप लोगों को आज और कल, आप लोगों के पास अभी 2 दिन और हैं, आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। हालांकि नंबर ऑफ़ पेजेस आज के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एड्स वगैरह काफ़ी कुछ होते हैं आज, तो बट सिर्फ 3-4 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, वो हम देखेंगे आगे, है ना। तो सबसे पहली बात तो एक मतलब अच्छी खबर ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जो ये मतलब आतंकी घटनाएं हैं ये रुक नहीं रही है। यहाँ पर एक कैप्टन जो है, कैप्टन दीपक सिंह, ये यहाँ पर शहीद हुए हैं और सिविलियंस भी इंजर्ड हुए हैं कुछ। जो डोडा फॉरेस्ट का एरिया है वहाँ पर कुछ स्थिति इस तरीके की गन बैटल, मतलब लड़ाई चल रही है, तो एक तो ये इशू है। और इसके बाद एक बेसिकली ये कोलकाता वाला इशू चल रहा है, जिसमें कलकत्ता में जो एक डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ है उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है, और पूरे देश के जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में अपना साथ दे रहे हैं, अपना सहयोग कर रहे हैं, है ना। तो ये भी एक इशू चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक खबर जिसमें कुछ अच्छा होने की उम्मीद थी लेकिन वो हुआ नहीं, और ये जो विनेश फोगाट वाला मामला था, जो ये CAS के सामने ये मामला था, दैट इज़ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के सामने ये मामला था, जिसमें ये उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि अगर इस मामले में कुछ पॉजिटिव खबर आए, कुछ सकारात्मक खबर आए, तो ये हो सकता है कि विनेश फोगाट को शायद
जॉइंट सिल्वर मेडल दिया जा सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं। ये जो CAS है इसने एक लाइन में अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा कि जो ये विनेश फोगाट की याचिका या प्ली थी इसको डिसमिस या खारिज किया जाता है। तो फिर वो फ़िलहाल जो मेडल की उम्मीद है वो एक तरीके से अब आप ख़त्म ही मान के चलिए। लेकिन यहाँ पर जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है इसका कहना है कि हम और जो ऑप्शंस हो सकते हैं, कुछ और विकल्प अगर हो सकते हैं तो उनके ऊपर विचार कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। बट चांसेस अब बहुत कम है कि इस पर और कुछ होगा। और एक यहाँ से उम्मीद थी कि हो सकता है कि शायद सिल्वर मेडल मिल जाए, बट वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बीच के पेजेस में ये सब ऐड और ये सब कुछ है, इसमें कुछ खास ऐसा है भी नहीं। मैं सीधे आपको जो है वो ले चलता हूँ एक्सप्लेन्ड वाले पेज पर। वहाँ पर हमें एक दो आर्टिकल्स जो हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि ये बांग्लादेश में जो हिंदूज़ की स्थिति है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। क्योंकि जब से बांग्लादेश में ये पूरा का पूरा जो वायलेंस वगैरह चल रहा है, जब से शेख हसीना वहाँ से मतलब सत्ता उनकी ख़त्म हुई है, उसके बाद से एक तरीके से देखा जा रहा है कि हिंदुओं के ऊपर काफ़ी सारे वहाँ पर हमले या अटैक्स वगैरह या हिंदूज़ के जो टेम्पल्स वगैरह हैं उस पर हो रहे हैं। तो उसको लेकर यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल कह रहा है कि माइक्रोवेव ओवन्स में काफ़ी सारे माइक्रोब्स होते हैं। एक स्टडी में ये बातें सामने आई हैं। इसके बाद एक दो आर्टिकल जो हैं वो कुछ नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जैसे कि यूनियन होम सेक्रेटरी और ED के डायरेक्टर का यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। और एक आर्टिकल जो है जिसमें बात की जाएगी, एक रिपोर्ट में ये बात आई है कि जो इंडिया का जो डायस्पोरा है अमेरिका में, उसकी स्थिति को लेकर यहाँ पर कुछ बातें की गई हैं। तो ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो इन आर्टिकल्स को एक एक करके हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला आर्टिकल देखते हैं, दैट इज़ हिंदूज़ ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, चलो तो देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जब से ये हुआ है ना, जब से जो सरकार थी वहाँ पर शेख हसीना की या अवामी लीग की जो पार्टी है उसकी जो सरकार थी, उस सरकार के हटने के बाद या उस सरकार के शासन खत्म होने के बाद, उसके रिजीम के फॉल के बाद ये देखा जा रहा है कि कई सारे हिंदुओं के ऊपर, क्योंकि हिंदू जो है वो बांग्लादेश में ऑब्वियसली अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं। ठीक है, लगभग 8% के आसपास वहाँ पर मुस्लिम ये हिंदुओं की आबादी है। तो उनके ऊपर कई सारे तरीके के हमले हो रहे हैं, जो उनके इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो मंदिर वगैरह हैं, उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। तो उसको लेकर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। और जो मोहम्मद यूनुस हैं, ठीक है, मोहम्मद यूनुस अभी बेसिकली बांग्लादेश की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके हेड हैं। इन्होंने परसों के दिन एक मंदिर विज़िट किया जो है दखेश्वरी टेम्पल। ठीक है, ये हिंदू मंदिर है ढाका में। तो वहाँ पर इन्होंने विज़िट किया और इन्होंने जो हिंदू कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनको ये एश्योर किया कि वी आर ऑल वन पीपल, कि हम सभी लोग जो हैं, चाहे हिंदू हैं या मुस्लिम्स हैं या कोई भी और समुदाय के लोग हैं, हम सब एक लोग हैं। एंड जस्टिस विल बी गिवन टू ऑल, और सभी को जो है वो जस्टिस या न्याय सबके साथ किया जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, अब बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी हिंदू है, मैंने आपको पहले ही बताया कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी है हिंदू उसकी। ठीक है, इनके ऊपर 200 से ज़्यादा अटैक्स हुए हैं 50 के आसपास जिलों में, जब से शेख हसीना की अवामी लीग सरकार गिरी है 5 अगस्त को। उसके बाद पुलिसिंग भी वहाँ पर कोलैप्स हो गई है। पुलिसिंग मतलब जो पुलिस व्यवस्था है वो भी एक तरीके से चरमरा गई है। तो लगभग ये माना जा रहा है कि 5 लोग जो हैं वो इन अटैक्स में मारे गए हैं। ठीक है, हिंदू फैमिलीज़ के ऊपर या जो इंस्टीट्यूशंस या टेम्पल्स के ऊपर जो अटैक है उनमें माना जा रहा है कि 200 से ज़्यादा लोगों के ऊपर तो अटैक हुए हैं और 5 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे भी गए हैं। अब हिंदूज़ जो हैं वो हालांकि माइनॉरिटीज़ में है, लेकिन माइनॉरिटीज़ में सबसे बड़ी संख्या जो है वहाँ पर हिंदूज़ की है। ठीक है, बांग्लादेश की 2022 में वहाँ पर एक सेंसस या जनगणना हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि यहाँ पर लगभग 13.1 मिलियन हिंदूज़ हैं। 13.1 मिलियन का मतलब हो गया लगभग 1,31,00,000। ठीक है, 1,31,00,000 वहाँ पर हिंदूज़ हैं, जो कि उस देश की आबादी का 7.96% या अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश की आबादी का 8% जो है वो हिंदू हैं। ठीक है, बाकी माइनॉरिटीज़ की अगर हम बात करें, जैसे बुद्धिस्ट हो गए या क्रिश्चियंस हो गए, इनकी संख्या बहुत ही कम है, ये कुल मिलाकर भी 1% से कम है। और अगर हम बात करें मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम्स वहाँ पर जो है वो 91% से ज़्यादा है। ठीक है, बांग्लादेश की कुल आबादी जो है वो 165 मिलियन की है। 165 मिलियन का मतलब आप कह सकते हैं 16 करोड़ के आसपास उनकी आबादी है, और उसमें से 91% से कुछ ज़्यादा जो है वो मुस्लिम्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है
कि बांग्लादेश के जो 8 डिविजन्स हैं, ठीक है, जो 8 इनके डिविजन्स या 8 इनके जो संभाग हैं, उनमें हिंदुओं की पॉपुलेशन जो है वो सब जगह एक जैसी नहीं है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो वेरी कर रही है। जैसे कि एक जगह बताई है, एक जैसे चलो यहाँ पर मैप में आप देखो, ये 8 डिविजन्स इनके दिए हैं। सबसे पहला है रंगपुर, देन मायमेनसिंह, सिलहट, राजशाही, ढाका, खुलना, बरिशाल और चट्टोग्राम, ठीक है। अब इनमें आप देख सकते हैं कि सबसे कम पॉपुलेशन जो हिंदूज़ की है परसेंटेज वाइज भी और एब्सोल्यूट नंबर्स में भी, वो आप देख सकते हैं मायमनसिंह में है। मायमनसिंह में सिर्फ 3.94% हिंदूज़ हैं और एब्सोल्यूट नंबर में अगर आप बात करें तो 4,81,000 के आसपास। और सबसे ज़्यादा अगर आप बात करेंगे तो परसेंटेज के टर्म्स में भी और एब्सोल्यूट नंबर में तो वैसे रंगपुर में सबसे ज़्यादा है, बट परसेंटेज के टर्म्स में अगर आप बात करेंगे तो 13.51 यानी कि 13.5% के आसपास जो आबादी है वो कहाँ पर है, दैट इज़ इन सिलहट, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये रंगपुर का एरिया है, बेसिकली यहाँ पर ओवरऑल पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए 13% होने के बावजूद यहाँ पर 22 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, ठीक है, 23 लाख के आसपास लगभग। समझ गए बात। तो इसके बाद ये लिखा गया है कि बांग्लादेश के जो कुल 64 ज़िले हैं, ठीक है, 64 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से 4 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर एवरी 5th पर्सन इज़ अ हिंदू, यानी कि वहाँ पर जो हिंदुओं की आबादी है वो 20% से ज़्यादा है। और वो 4 ज़िले कौन कौन से हैं? ढाका डिवीज़न में एक ज़िला है दैट इज़ गोपालगंज, वहाँ पर कुल आबादी का 27% के आसपास हिंदूज़ हैं। फिर एक सिलहट डिवीज़न में एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज़ मौलवी बाज़ार, उसमें लगभग 24% के आसपास हिंदू हैं। फिर रंगपुर डिवीज़न में एक ज़िला है दैट इज़ ठाकुर गाँव, वहाँ पर 22% के आसपास हिंदू हैं। और खुलना डिवीज़न में एक ज़िला है दैट इज़ खुलना, वहाँ पर लगभग 20-21% के आसपास हिंदूज़ हैं, ठीक है। 13 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर हिंदुओं की आबादी 15% से ज़्यादा है। 21 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर हिंदुओं की आबादी 10% या उससे ज़्यादा है, ठीक है। और ये सारी बातें जो है 2020 का जो वहाँ पर सेंसस या जनगणना हुई है उसके हिसाब से इन्होंने बताई है। इसके बाद ये बात कर रहे हैं जो ट्रेंड रहा है पास्ट से अभी तक का जो ट्रेंड रहा है उसकी बात कर रहे हैं कि डिक्लाइनिंग शेयर इन पॉपुलेशन। हिस्टोरिकली ऐतिहासिक तौर पर हिंदूज हैड अ मच बिगर शेयर ऑफ पॉपुलेशन इन द बंगाली स्पीकिंग रीजन दैट मेक्स अप टुडेज बांग्लादेश, ठीक है। जो बंगाली स्पीकिंग या जहाँ पर बंगाली बोले जाने वाला जो रीजन था जो आज की डेट में बांग्लादेश है, वहाँ पर हिंदुओं की आबादी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। पिछले सेंचुरी की अगर हम शुरुआत की बात करें यानी कि 1901 के आसपास अगर हम बात करें तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, उस क्षेत्र की जो 1/3 आबादी है वो हिंदुओं की हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो डेमोग्राफिक चेंजेस या डेमोग्राफिक शिफ्ट जो हैं वो हुए हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको चार्ट में भी दिखाऊं तो 1901 में ये जो है परसेंटेज वाइज दिया हुआ है, ठीक है, कि हिंदुओं की आबादी का क्या प्रतिशत है। तो 1901 में आप देख सकते हैं कि 33% के आसपास यानी कि 1/3 पॉपुलेशन जो है वो बांग्लादेश में किसकी हुआ करती थी, हिंदूज़ की हुआ करती थी। फिर उसके बाद ये पॉपुलेशन जो है वो परसेंटेज इसका लगातार गिर रहा है, ठीक है। और अभी 2022 का मैंने आपको आंकड़ा बताया कि 2022 में ये 8% के आसपास है, ठीक है। अच्छा, ये इतने में आपको आई होप दिख रहा है, मैं थोड़ा सा अगर इसको और जूम इन कर पाऊँ, इतना कर सकता हूँ मैं, ठीक है, इतने में तो शायद दिख जाएगा। अब इसके बाद ये लिखा है कि हर जो सेंसस हुआ है, जनगणना हुई है 1901 से, वो ये इंडिकेट करती है कि अ डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ हिंदूज इन द पॉपुलेशन ऑफ व्हाट इज टुडेज बांग्लादेश। मैंने आपको बता ही दिया कि 1901 के बाद से हर जनगणना में जो हिंदुओं की पॉपुलेशन का शेयर है, एब्सोल्यूट नंबर की बात नहीं हो रही है, कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी कितनी है, ठीक है। अगर 100 लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन अगर 100 है, तो पहले अगर उसमें से 33 हिंदू हुआ करते थे तो वो धीमे धीमे गिरते गिरते अगर आज भी वो पॉपुलेशन 100 ही है तो उसमें से सिर्फ 8 हिंदूज़ हैं, ठीक है। तो उनकी आबादी का परसेंटेज गिर रहा है, या आप कह सकते हैं कि हिंदू पॉपुलेशन का शेयर गिर रहा है ओवरऑल बांग्लादेश की पॉपुलेशन में, ठीक है। अब ये जो डिक्लाइन है ये सबसे ज़्यादा देखा गया 1941 से लेकर 1974 के बीच के सेंसस में, क्योंकि उस समय बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का उस समय हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद एक सेंसस ऐसा रहा है 1951 का जहाँ पर एब्सोल्यूट नंबर्स में भी हिंदूज़ की जो पॉपुलेशन है वो पिछले काउंट के मुकाबले कम हुई है। यानी कि 1941 में एब्सोल्यूट नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 11.8 मिलियन हुआ करते था और वो संख्या गिर के
9.2 मिलियन हो गई। हालांकि उसके बाद फिर धीमे धीमे ये नंबर जो है वो रिकवर हुआ और 11.8 मिलियन के आसपास ये वापस से 2001 के सेंसस में पहुंच जाता है। इसके बाद मुस्लिम्स की पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जो है 1941 में यहाँ पर 29.5 मिलियन या आप लगभग कह सकते हैं 29-30 मिलियन के आसपास हुआ करती थी, जो कि 2001 में बढ़ के 110 मिलियन से ज़्यादा हो गई। 110 मिलियन का मतलब है 10 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, द इंक्रीज इन द proportion ऑफ मुस्लिम्स इन द पॉपुलेशन फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 66.1% in 1991 to more than 91% today corresponds to the percentage decline of the Hindu population during this time। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुस्लिम्स की यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनका जो परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन में शेयर है वो भी बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हिंदूज की पॉपुलेशन का शेयर कम हो रहा है, तो उसी तरीके से मुस्लिम्स की पॉपुलेशन का शेयर बढ़ रहा है। 1901 में जहाँ पूरे देश की आबादी का 66% मुस्लिम हुआ करते थे, वो आज की डेट में बढ़ के 91% से ज़्यादा हो चुके हैं। और वो वही है कि हिंदुओं की पॉपुलेशन का शेयर गिर रहा है तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन का शेयर बढ़ रहा है। ठीक है, अब मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके पीछे। कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो पार्टीशन से पहले की भी हैं, जिसकी वजह से ये इस तरीके के बदलाव हुए हैं। तो अगर इनकी मैं बात करूं ठीक है, देखो फर्टिलिटी रेट डिफरेंशियल। अब यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स ने एस्टिमेट किया है कि फर्टिलिटी रेट अमंग मुस्लिम्स हैज़ हिस्टोरिकली बीन हायर देन दैट ऑफ हिंदूज इन बंगाल। कि बंगाल का भी जो रीजन है वहाँ पर अगर हम देखें तो मुस्लिम्स के बीच में जो फर्टिलिटी रेट है वो हिंदूज से ज़्यादा रहा है। 1872 का जो भारत में पहला सेंसस हुआ वो इस हाइपोथेसिस को या इस थ्योरी को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सपोर्ट करता है, प्राइमरीली बेस्ड ऑन द कंपैरिजन बिटवीन हिंदू मेजॉरिटी वेस्ट बंगाल एंड मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पर से भी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये उस चीज़ को सपोर्ट करता है कि जिससे पता लग रहा है कि हिंदूज़ की मतलब हिंदूज़ के केस में जो फर्टिलिटी रेट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम्स में। एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है डेविड मेंडलबॉम, इन्होंने आर्ग्यू किया है कि दैट द इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन ऑन द डिफरेंशियल फर्टिलिटी रेट्स इन बंगाल वाज इनडायरेक्ट एंड एक्टेड प्राइमरीली थ्रू एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, कि सिर्फ रिलीजन का जो एक तरीके से आप कहें इम्पैक्ट है वो इनडायरेक्ट है ना। और ये बेसिकली ऐसा क्यों हुआ है कि मतलब जो फर्टिलिटी रेट का आप डिफरेंस बता रहे हैं कि मुस्लिम्स की ज़्यादा है हिंदूज़ की कम है, ये सिर्फ रिलीजन की वजह से नहीं है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि ये एजुकेशनल और इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से भी है। जैसे यहाँ पर इन्होंने ह्यूमन फर्टिलिटी इन इंडिया 1974 एक बुक लिखी है एक, उसमें इनका ये कहना है कि मुस्लिम्स अक्रॉस बंगाल बिलोंग टू द लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा। कि जो पूरे के पूरे बंगाल में जो मुस्लिम्स हैं उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो काफ़ी कम है। ठीक है, और दूसरा ये बताया गया है कि वो एजुकेशन में भी पीछे हैं, दे लैक्ड इन एजुकेशन। और ये दोनों ही फैक्टर्स जो हैं वो एसोशिएट करते हैं हाई फर्टिलिटी रेट से। कि अगर वैसे भी आज की डेट में भी अगर आप इस चीज़ को देखें कि जो लोग जिनका थोड़ा सा सामाजिक आर्थिक स्तर थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, और जिनकी एजुकेशन थोड़ा सा कमज़ोर है, जो एजुकेशन में या शिक्षा में थोड़ा सा पीछे हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि उनके घरों में आज के डेट में भी एज़ कंपेयर टू अदर्स बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी, है ना। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर भी बताई है। दे वर ऑल्सो मोर रूरल एंड एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, उसमें यह भी बताया गया है कि वो लोग ज़्यादा गांव वगैरह में रहते थे, एग्रीकल्चर में या कृषि में ज़्यादा या खेती में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो अगेन अ फैक्टर एसोसिएटेड विद लार्जर फैमिली साइज़। अब इन सब चीज़ों के लिए फिर वही होता है कि गाँवों में काम करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए। एग्रीकल्चर में अगर आप का परिवार है तो आपको ये महसूस होता है कि ज़्यादा लोग जो हैं वो काम करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो उसमें फिर वही लार्जर फैमिली साइज से वो जुड़े होते हैं। एंड कंसिक्वेंटली फर्टिलिटी व्हेन कंपेयर टू अर्बन हाउस होल्ड्स। ठीक है, यानी कि लार्जर फैमिली साइज और फर्टिलिटी भी ज़्यादा होती है जब आप इसको अर्बन हाउस होल्ड से कंपेयर करते हैं।
अब यही जो ट्रेंड है वो सिर्फ आज़ादी तक नहीं या पार्टीशन तक नहीं, बल्कि पार्टीशन के बाद भी, ठीक है, बल्कि ये ट्रेंड जो है वो पार्टीशन के बाद भी कंटिन्यू रहता है। द टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट है, यानी कि लाइफ टाइम मेजर ऑफ मैरिटल फर्टिलिटी, मतलब एक शादीशुदा जीवन में कितने बच्चे पैदा होते हैं, तो उसको लेकर अगर हम बात करें तो मुस्लिम्स में ये 7.6 चिल्ड्रन पर विमेन हुआ करता था, कंपेयर टू 5.6 फॉर हिंदूज। ठीक है, ये मतलब बहुत पुरानी बात है, मैं 1940s 50s के समय की बात कर रहा हूँ। उस समय अगर आप देखेंगे तो हिंदूज में भी 5-6 बच्चे, जैसे 5.6 लिखा गया है, तो 5-6 बच्चे एवरेज हुआ करते थे। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स की जो जनरेशन है उस जनरेशन में जाके देखिएगा। ठीक है, आपके जो पेरेंट्स की जनरेशन है, अगर आपकी उम्र, मैं कह रहा हूँ कि मतलब आपके पेरेंट्स की अगर जो एज है या जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो कहीं 50-60s के आसपास की भी है आपके पेरेंट्स की, तो आप ये देखेंगे कि उनके भी जो भाई बहन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, मतलब एटलीस्ट 5-6 तो उस समय नॉर्मल हुआ करता था। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर बताई है। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि वाइल फर्टिलिटी रेट्स इन बोथ कम्युनिटीज़ हैव फॉलन सिंस, दोनों ही कम्युनिटीज़ में, यानी कि हिंदूज़ में और मुस्लिम्स में जो फर्टिलिटी रेट है वो दोनों का गिरा है। हिंदूज़ के लिए अगर हम 2014 में बात करें तो फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.9 चिल्ड्रन पर विमेन हो गया है, और मुस्लिम्स के लिए अगर हम बात करें तो उनसे थोड़ा सा ज़्यादा है आज की डेट में, दैट इज़ 2.3। ठीक है, तो एक तो ये रीज़न हो गया पॉपुलेशन का जो इन्होंने चेंज बताया है। इसके बाद ये आगे बात कर रहे हैं पार्टीशन एंड माइग्रेशन की। तो बंगाल एंड पंजाब दो ऐसे प्रोविंस थे ब्रिटिश इंडिया के जिसको भारत और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड किया गया, और किस आधार पर किया गया? धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर। द डिवीज़न वॉज हैफजर्ड, ये जो डिवीज़न किया गया, जो ये एक तरीके से बंटवारा किया गया, ये काफ़ी हैफजर्ड तरीके से हुआ, और ये भी कहा जाता है कि आर्बिट्रेरी तरीके से हुआ, इसको लेकर कोई साइंटिफिक डिवीज़न नहीं था। एंड लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ वायलेंस एंड ट्रॉमा, ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो वायलेंस भी हुआ, हिंसा भी हुई, खासकर जो पाकिस्तान की तरफ से जो पार्टीशन हुआ उसमें तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिली है, और ट्रॉमा भी हुआ। ऑब्वियसली लोगों ने अपने परिवारजनों को, अपने नियर एंड डियर वंस को खोया, तो काफ़ी ज़्यादा दर्द, काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा भी फील उनको करना पड़ा, और हुज रिवर्बरेशंस कैन बी फेल्ट इवन नाउ, और जिसकी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ना कि अगर आपने कोई बहुत पुराने लोग होंगे, मतलब खैर आपके पेरेंट्स तो मैं नहीं कह सकता उस एज में, लेकिन आपके पेरेंट्स के अगर पेरेंट्स, मतलब अगर आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स हों, ठीक है, तो उन्होंने ये फेज़ देखा होगा, ठीक है, उन्होंने ये फेज़ देखा होगा, तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उस समय का जो ये बंटवारे का जो दर्द था, ठीक है, वो किस तरीके का था। और अगर किसी पंजाबी फैमिली से अगर आप कभी मिलें, क्योंकि जनरली जो पंजाबी फैमिलीज़ वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा माइग्रेट की थी उस समय, ठीक है, हिंदूज़ भी थे, बट पंजाबी फैमिली अगर किसी से आप मिलें, मतलब कोई अगर हिंदू फैमिली में अगर आपको किसी का ऐसा एक्सपीरियंस ना मिले आपके खुद के परिवार में या कहीं और आस पड़ोस में, तो पंजाबी फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा चांसेस रहती हैं कि उनके वहाँ अगर कोई पुराने ग्रैंड पेरेंट्स की मतलब एज लेवल वाले लोग हैं, ठीक है, दादा दादी नाना नानी, तो उनसे एक बार आप पूछिएगा, ठीक है, वो आपको पूरा एक्सपीरियंस अपना बताएंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा बंटवारा पार्टीशन हुआ उसका दर्द क्या था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये लिखी गई है कि बंगाल में जैसा पंजाब में हुआ वैसा नहीं हुआ, ठीक है, पंजाब में बेसिकली देयर वाज नो मैसिव स्टेट फैसिलिटेटेड एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द न्यू बॉर्डर इन 1947, ठीक है, बंगाल में इस तरीके का कोई स्टेट फैसिलिटेटेड एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन नहीं हुआ। पंजाब में तो हुआ था लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, कि लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा गए, ट्रेन्स वगैरह लगाई गई लोगों के इधर उधर जाने के लिए, वो सारा कुछ वहाँ पर उस समय बंगाल में नहीं हुआ। इसके बाद आगे ये बात कह रहे हैं, एक और हिस्टोरियन या इतिहासकार हैं जिनका नाम है ज्ञानेश कुदसिया। इनका ये कहना है कि 11.4 मिलियन हिंदूज, यानी कि जो अनडिवाइडेड बंगाल था उसकी अगर हम बात करें 42% जो हिंदू पॉपुलेशन की आबादी थी वो पार्टीशन के बाद भी ईस्ट बंगाल में रही, और 1947 में
44,000 हिंदू रिफ्यूजीज जो हैं वो वेस्ट बंगाल में आ गए। एंड द होप लिंगर्ड अमंग द माइनॉरिटीज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान दैट दे कुड कंटिन्यू टू लिव देयर पीसफुली। और ईस्ट पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ थे उनमें ये होप या ये उम्मीद कहीं रही कि वो वहाँ पर पीसफुली जो है वो रह सकते हैं। इसके बाद 1950s और 60s में भी रिफ्यूजीज़ का मूवमेंट जो है वो जारी रहा। एंड द वॉल्यूम्स वेरीड बेस्ड ऑन कम्युनिटी रिलेशंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, वॉल्यूम्स जो है वो थोड़ा बहुत वेरी करता रहा, लेकिन मतलब हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में जो कम्युनिटी रिलेशंस थे उसके आधार पर, लेकिन रिफ्यूजी मूवमेंट जो है वो जारी रहा। हालांकि कोई बहुत बड़ा वहाँ पर दंगे वगैरह नहीं हुए उस समय, लेकिन हिंदूज़ जो हैं वो बांग्लादेश में, जिसको यहाँ पर दो स्कॉलर्स हैं दैट इज़ शेखर बंदोपाध्याय एंड अनुसुईया बसु रे चौधरी, ये उसको कहते हैं कंजक्चरल वायलेंस, कि हिंदूज़ के साथ बांग्लादेश में कंजक्चरल वायलेंस होता था। ठीक है, कॉज्ड बाय द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस ऑफ पार्टीशन। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ नहीं है, बट मोर देन अ वर्बल एब्यूज़। ठीक है, मतलब गाली गलौज की जाती थी हिंदुओं के साथ, और माइनर फिजिकल इंटिमिडेशन, मतलब थोड़ा बहुत उनको फिजिकल तौर पर डराया धमकाया जाता था। प्रॉम्प्टेड बाय एन अनयूजुअल रिसोर्स क्रंच एंड सीवियर स्कार्सिटी ऑफ स्पेस कॉज्ड बाय द स्टडी फ्लो ऑफ मुहाजिर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो मतलब उनके लिए रिसोर्सेज जो है उनको ज़्यादा नहीं प्रोवाइड किए जाते थे। स्कार्सिटी, स्पेस वगैरह की जगह कम हो जाती थी, क्योंकि हिंदू यहाँ इंडिया से भी कुछ मुहाजिर माइग्रेशन यहाँ पर हो रहा था। तो ये सब चीज़ों थोड़ा सा मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कुछ टॉर्चर जो है वो हिंदूज़ ने वहाँ पर झेला था। अब ये जो कुदसियाँ हैं ये यहाँ पर आगे पूरा डेटा दे रहे हैं कि 1948 में भारत में लगभग 7,86,000 लोग इंडिया में आते हैं, है ना, इंडिया में आते हैं भारत में। 1949 में 2,13,000 बंगाली रिफ्यूजीज़ जो हैं वो वेस्ट बंगाल में आते हैं। इसके बाद एस्टिमेट ये है कि 15,75,000 पीपल जो है उन्होंने ईस्ट बंगाल को 1950 में छोड़ा। 1,87,000 रिफ्यूजी जो है वो 1951 में आए। 2 लाख जो है वो 52 में आए। 76,000 जो है वो 1953 में आए। 1954 में 1,18,000 आए। 1955 में 2,40,000 आए। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो माइग्रेशन होता रहा है इंडिया में। 1955 में जब पाकिस्तान ने इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इस्लामिक संविधान को अपनाया, तो उसके बाद यहाँ पर फिर से जो इनकमिंग रिफ्यूजीज़ हैं उनकी संख्या फिर से बढ़ गई 3,20,000। और ये जो ग्रेजुअल डिस्प्लेसमेंट है या जो ये ग्रेजुअल माइग्रेशन है, इसका प्रोसेस लगातार 1960s में भी चलता रहा है। आसाम में और आज की डेट में जो मेघालय, नागालैंड, मिज़ोरम है, बंगाल और त्रिपुरा है, वहाँ पर 1951 और 61 के बीच में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और उसके पीछे स्कॉलर्स यही कहते हैं कि ये ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि उस समय तो ये ईस्ट पाकिस्तान था ना, वेस्ट में ये बांग्लादेश तो जब लिबरेशन की वॉर हुई है 1971 के बाद तब बना है। तो जहाँ जहाँ पर भी हम ईस्ट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं दैट इज़ नथिंग बट बांग्लादेश, बट वो उस समय बांग्लादेश था नहीं, क्योंकि हम 1560s की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि इन राज्यों में भारत के जो जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई उस समय, उसके पीछे यही कारण बताया गया कि रिफ्यूजीज़ काफ़ी ज़्यादा वहाँ से आने लगे थे। इसके बाद एक और वेव ऑफ रिफ्यूजीज़ जो है, माइग्रेशन की एक और वेव 1971 में होती है, जब पाकिस्तानी आर्मी और उसके जो साथी हैं कोलैबोरेटर्स, दे वेंट ऑन अ मर्डरस कैंपेन अगेंस्ट बंगालीज बिफोर द लिबरेशन वॉर। तो इन्होंने बंगालीज के खिलाफ जो है वो मर्डरस कैंपेन शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू किया। तो वहाँ पर भी माइग्रेशन की वेव चालू हुई। और एक इंडियन एस्टिमेट के अनुसार लगभग 9.7 मिलियन बंगालीज सॉट रिफ्यूज इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें से लगभग 70% जो हैं वो हिंदू थे। मतलब इतने लोगों ने जो है वो भारत में शरण चाही, जिसमें से 70% के आसपास हिंदू थे। अब सिंस द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, माइग्रेशन ऑफ हिंदूज इनटू इंडिया हैज़ डिक्रीज। लेकिन जब से बांग्लादेश बना है 1971 में, तब से हिंदूज़ का माइग्रेशन इंडिया में थोड़ा बहुत उसमें गिरावट ज़रूर आई है। लेकिन मतलब ये जो माइग्रेशन हो रहा है इसके पीछे कारण क्या है? एक तो बॉर्डर्स जो हैं वो थोड़ा सा हमारे पोरस हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस वहाँ पर नहीं है। वेल इस्टेब्लिश्ड फैमिलियल एंड किनशिप नेटवर्क्स इन इंडिया, मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनके भारत में फैमिली रिलेशंस हैं। ठीक है, उनके दोस्त यार वगैरह यहाँ पर रहते हैं। इसके बाद वहाँ पर कुछ पीरियोडिक इंटर रिलीजियस टेंशंस, ठीक है, मतलब धर्म संबंधी कुछ, मतलब आप कह सकते हैं इंटर रिलीजियस कुछ टेंशंस वगैरह वहाँ पर हो जाती है, इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो जाते हैं, मतलब वही हिंदू मुसलमान के टाइप झगड़े टाइप।
तो उसकी वजह से भी जो लोग हैं वो माइग्रेशन करते हैं। लेकिन आज की डेट में माइग्रेशन तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो चुका है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा का पूरा जो इशू है, क्योंकि अभी ये बांग्लादेश वाला इशू जो है वो थोड़ा सा अभी हॉट टॉपिक है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में कवर कर लिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल कह रहा है कि माइक्रोवेव ओवंस होस्ट थ्राइविंग कम्युनिटीज ऑफ माइक्रोब्स। अब ये एक बड़ी विचित्र खबर है। एक स्टडी में ये चीज़ पाई गई है कि जो माइक्रोवेव ओवंस का इस्तेमाल किया जाता है घरों में, ऑफिसेज में, लेबोरेटरीज में, उनमें कई सारे माइक्रोब्स मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं जो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स आप इसको, अब एक बायोलॉजिकल टर्म है। ठीक है, जैसे बैक्टीरियाज वगैरह हैं, ठीक है, उनको आप माइक्रोब्स कहते हैं, तो वो इसमें पाए जाते हैं। अब ये फाइंडिंग्स जो है इस स्टडी की, वो इस बात को चैलेंज करती हैं कि लंबे समय से ये माना जाता था कि जो माइक्रोवेव की रेडिएशन है जिसमें हम खाना गर्म करते हैं, वो कम्प्लीटली क्या करती हैं कि बैक्टीरिया वगैरह को मार देती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह से क्या होता है, बीमारियां होती हैं, है ना। तो लोग इसीलिए, जैसे आपने किसी कैफेटेरिया या ऑफिस स्पेस में देखा होगा कि वहाँ पर माइक्रोवेव रखा जाता है, और वो इसीलिए रखा जाता है क्योंकि लोग जो है जैसे अपने घर वगैरह से टिफ़िन लेके आ रहे हैं, है ना, तो टिफ़िन लेके आ रहे हैं, तो वो जैसे सुबह लेके आए, अब लंच टाइम तक वो थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो उन्होंने क्या किया, माइक्रोवेव में डाल के उसको गर्म कर लिया। उससे ये लगेगा कि इसमें जो भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो ख़त्म हो गए। लेकिन अब यहाँ पर जो स्टडी में बात सामने आई है वो ये कहा जा रहा है कि माइक्रोवेव के अंदर ही कई सारे माइक्रोब्स हैं, तो अब क्या करे कोई। ठीक है, अब लेकिन इसका मतलब इन्होंने आगे ये भी कहा है कि दिस डज नॉट मीन दैट द माइक्रोब्स फाइंड इन माइक्रोवेव्स प्रेजेंट अ यूनिक और इंक्रीज्ड रिस्क कंपेयर्ड विद अदर पार्ट्स ऑफ द किचन। कि इससे जो रिस्क है या जो खतरा है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई अलग खतरा है या कोई ज़्यादा खतरा है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द किचन से। प्रीवियस स्टडीज़ में ये पाया गया है कि और भी जो किचन अप्लायंसेस हैं, जैसे कि कॉफ़ी मेकर हो गया या जो बर्तन धोने वाली मशीन होती है, दैट इज़ डिश वॉशर्स हो गया, उसमें भी कई सारे माइक्रोब्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने स्टडी वगैरह कैसे करी वो हमारे काम का नहीं है, हम सिर्फ स्टडीज़ के रिजल्ट के ऊपर फोकस करेंगे। तो रिसर्चर्स ने यहाँ पर लगभग 747 डिफरेंट जेनरे ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर पाए हैं, कि 747 अलग अलग, मतलब जेनरा मतलब होता है, जेनरा इज़ बेसिकली या टाइप ऑफ, आप कह सकते हैं कि जो बायोलॉजी में जो क्लासेस होती है ना, एक तरीके की क्लास आप कह सकते हैं, मतलब 747 अलग अलग तरीके के बैक्टीरियाज इन्होंने उसमें पाए हैं। ठीक है, इसमें से जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट डोमिनेंट वंस हैं, दे बिलोंग टू कौन कौन से जेनरिया से, दैट इज़ बैसिलस, माइक्रोकोकस एंड स्टेफिलोकोकस, जो कॉमनली ह्यूमन स्किन और सरफेसेस, ह्यूमन स्किन में रहते हैं और ऐसे सरफेसेस में रहते हैं जिनको ह्यूमंस बार बार फ्रीक्वेंटली टच करते हैं। ह्यूमन स्किन बैक्टीरिया वर प्रेजेंट इन ऑल 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव्स ओवन। 3 टाइप्स मतलब जैसे होम्स में, ऑफिसेज में और जो लेबोरेटरीज वगैरह में है, लेकिन ये ज़्यादातर वहाँ पर पाए गए हैं अबंडेंट मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में जो घरों के ये हैं, जो घरों के माइक्रोवेव्स हैं उनमें, और जो शेयर्ड यूज्ड अप्लायंसेज हैं। शेयर्ड यूज़ मतलब जैसे ऑफिसेज वगैरह में या कैफेटेरियाज वगैरह में होता है वहाँ पर। इसके बाद कुछ बैक्टीरियाज जो डोमेस्टिक माइक्रोवेव्स में पाए गए हैं, दैट इज़ क्लेबिसिएला, एंटेरोकोकस या एरोमोनास, दे में पोज अ रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ, इससे ह्यूमन हेल्थ को रिस्क हो सकता है। और जो लैब में जो माइक्रोवेव ओवंस का यूज़ होता है उसमें एक बहुत ही अलग तरीके का बैक्टीरिया पाया गया है जिसका नाम है एक्सट्रीमोफाइल्स, यानी कि ये ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हाई रेडिएशन, हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीम ड्राइनेस को भी क्या कर सकते हैं, विदस्टैंड कर सकते हैं या सहन कर सकते हैं या झेल सकते हैं। ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि ये ऐसे माइक्रोब्स हैं जो क्या कर सकते हैं, जो अब जैसे माइक्रोवेव्स के अंदर क्या होंगी, हाई रेडिएशन होगा, हाई टेम्परेचर होगा, ये उसको भी झेल लेते हैं। ठीक है, ये उसमें भी नहीं मर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात आप समझ गए कि माइक्रोवेव्स के अंदर भी, जिसको हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा सेफ है, उसमें भी माइक्रोब्स हैं। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए सॉल्यूशन यही बताया गया है कि माइक्रोवेव्स को भी आप फ्रीक्वेंटली, अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो फ्रीक्वेंटली उसकी सफाई वगैरह करते रहें। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट वगैरह का यूज़ करते रहें, और माइक्रोवेव्स को भी ये ना माने कि आप डेली उसका यूज़ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सेफ़ है, और आपने इसमें एक बार अगर खाना ठंडा हो गया और उसमें गर्म कर लिया तो खाना जो है वो बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है,
उसके अंदर वैसे ही बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, तो इसलिए बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको अगर यूज़ कर ही रहे हैं, ठीक है, अगर आप उसको यूज़ कर ही रहे हैं तो डिसइंफेक्टेंट वगैरह का यूज़ करें और साफ़ वगैरह करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला आर्टिकल है, छोटी सी न्यूज़ है, बेसिकली एक अपॉइंटमेंट हुआ है। तो गोविंद मोहन टू सक्सीड भल्ला एज यूनियन होम सेक्रेटरी, यहाँ पर नए यूनियन होम सेक्रेटरी यानी कि केंद्रीय गृह सचिव का नाम सामने आया है, दैट इज़ गोविंद मोहन। और अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने वेडनेसडे को 1989 बैच के सिक्किम काडर के आईएएस ऑफिसर गोविंद मोहन को एज अ नेक्स्ट यूनियन होम सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट किया है। ये मोहन जो है अगले महीने 59 वर्ष के होंगे एंड ही विल टेक ओवर फ्रॉम अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, आसाम मेघालय कैडर के, और उनका जो टेन्योर है वो 22 अगस्त को पूरा होगा। उसके बाद ये गोविंद मोहन जो हैं ये यूनियन होम सेक्रेटरी यानी कि केंद्रीय गृह सचिव बन जाएंगे। एंड भल्ला जो है वो अपॉइंट हुए थे यूनियन होम सेक्रेटरी के रूप में अगस्त 2019 से, और इस तरीके के अपॉइंटमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये चर्चाओं में भी रहा था, क्योंकि बहुत लंबे समय से जनरली इस तरीके की पोस्ट पर 3 साल तक का अपॉइंटमेंट होता है, बट इनका अपॉइंटमेंट भी, अजय भल्ला का अपॉइंटमेंट भी कई बार जो है वो इसको बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया। तो फाइनली अब इनको रिप्लेस किया जाएगा गोविंद मोहन के द्वारा। तो पूछा जा सकता है, ठीक है, न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी का नाम, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। एक अपॉइंटमेंट यहाँ पर और है, राहुल नवीन अपॉइंटेड एज द ईडी डायरेक्टर ऑलमोस्ट ईयर आफ्टर पोस्ट फेल वैकेंट, ठीक है। ईडी के डायरेक्टर का जो पद है, दैट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो डायरेक्टरेट के डायरेक्टर का जो पद है, उसमें ये अभी एक्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, दैट इज राहुल नवीन। इनको अपॉइंट कर दिया गया है फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल एजेंसी, और ये इन सर्विस में रहेंगे 13 अगस्त 2026 तक, ठीक है। पहले ही एक्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, और इससे पहले जो इसके डायरेक्टर थे उनका नाम यहाँ पर आई थिंक लिखा है या नहीं लिखा है, संजय मिश्रा आई थिंक ईडी के डायरेक्टर हुआ करते थे, जिनका जो टेन्योर है वो भी काफ़ी बार एक्सटेंड किया गया था, और बाद में मामला उनका अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट भी गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उनका एक्सटेंशन बहुत लंबा बढ़ाने से मना कर दिया था। तो उसके बाद उनको हटाया गया और राहुल नवीन को एक्टिंग डायरेक्टर बनाया गया था 1 साल के लिए, लेकिन अब इनका अपॉइंटमेंट जो है वो ऐसा फुल टाइम डायरेक्टर हो गया है, और लगभग ये 2 साल के लिए इसमें रहेंगे, 13 अगस्त 2026 तक इस पद पर, ठीक है। चलो, इसके बाद एक आर्टिकल और है, दैट इज़ द लास्ट आर्टिकल आज का, उसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ये आर्टिकल बेसिकली बात कह रहा है कि 45% इंडियन अमेरिकन्स वेंट आफ्टर 2010, और जो मीडियन एज है दैट इज़ बिलो यूएस एवरेज, ठीक है। देखो, यहाँ पर ये लिखा गया है कि 5 मिलियन जो इंडियंस हैं जो रिसाइड कर रहे हैं अमेरिका में, 5% भारतीय, ठीक है, उसमें से आधे जो हैं, हाफ ऑफ द 5 मिलियन इंडियंस, 5 मिलियन के आसपास, मतलब 50 लाख के आसपास जो भारतीय हैं वो अमेरिका में रह रहे हैं, उसमें से आधे जो हैं वो 2010 के बाद माइग्रेट किए हैं। पहला पॉइंट तो ये है, ठीक। इनकी जो मीडियन एज है वो 36 वर्ष की है, एंड इज़ इन फैक्ट यंगर देन दैट ऑफ द यूएस एवरेज, यानी कि जो इंडियंस माइग्रेट करके अमेरिका गए हैं उनकी जो मीडियन एज है, यानी कि जो उनकी एवरेज एज है, वो आप कह सकते हैं 36 वर्ष की है, और अमेरिकन्स जो हैं जो उनकी एवरेज एज है उससे ये कम है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो इंडियंस हैं वो काफ़ी यंग एज में माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वो आगे आपको भी पता भी लगेगा। और इसके बाद ये भी लिखा गया है कि 2022-23 में जितने भी टोटल वर्क वीज़ाज़ हैं, यानी कि काम करने के लिए जो वीज़ाज़ एलोकेट किए गए हैं यूएस के द्वारा 2022-23 में, उसमें से 73% जितने भी मतलब यूएस ने वीज़ा एलोकेट किए हैं उसमें से 3/4, 3/4 या लगभग आप 73% कह सकते हैं, 3,20,000 वर्क वीज़ाज़ ये इंडियंस को इशू किए गए हैं, भारतीयों को जारी किए गए हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए। अब इसके बाद यही चीज़ यहाँ पर बताई है कि जो इंडियन डायस्पोरा का 5.1 मिलियन पीपल है, मैंने आपको बताया कि जो डायस्पोरा का मतलब होता है कि जितने भी इंडियंस अदर देन इंडिया बाहर रह रहे हैं विदेशों में, तो उसमें से जो 5.1 मिलियन यूएस में, अमेरिका में रह रहे हैं,
उसमें से 2.8 मिलियन जो है वो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि उनके कोई पहले की जनरेशन अमेरिका में नहीं थी, वो पहली बार ऐसे हैं जो खुद गए हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ देम माइग्रेटेड टू द यूएस बिफोर 2000। उनमें से 30% ऐसे हैं जो 2000 सन से पहले अमेरिका गए हैं, और लगभग 45% ऐसे हैं जो 2010 के बाद गए हैं। और ये कम्युनिटी जो है वो ज़्यादातर कंसंट्रेटेड है दो जगहों पर, एक है न्यूयॉर्क में और दूसरा कैलिफोर्निया में। ठीक है, मोस्ट रिसेंट सेंसस के अनुसार मैंने इनकी मीडियन एज आपको बताई दी, दैट इज़ 36 ईयर्स। ठीक है, और ये यूएस की जो पूरे के पूरे यूएस की जो मीडियन पॉपुलेशन है उससे कम है। मीडियन पॉपुलेशन मतलब आप एवरेज पॉपुलेशन मान सकते हैं। ठीक है, मीडियन इनकम अगर इंडियन अमेरिकन की मैं बात करूं तो $1,36,000 है, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल देन दैट ऑफ द यूएस एवरेज। अब देखो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंडियन अमेरिकन की जो मीडियन इनकम है, मतलब एक तरीके से जो एवरेज इनकम है, वो $1,36,000 है। ठीक है, और ये अमेरिकन की जो यूएस मतलब जो अमेरिकन की एवरेज सैलरी है या जो एवरेज इनकम है उससे लगभग डबल है। मतलब यहाँ से जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो जितना अमेरिकी कमा रहे हैं उससे दुगना पैसा जाके वहाँ पर कमा रहे हैं। ठीक है, ये भी समझ गए। इसके बाद ये लिखा है कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स इज़ दी होम टू द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ इंडियन डायस्पोरा, कि सबसे ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा कहाँ पर है? यूएई में। ठीक है, दुबई वगैरह जैसे आप जानते हैं। और यूएस इज़ द होम टू द सेकेंड लार्जेस्ट जो डायस्पोरा है हमारा वो यूएस में है। और उसके पीछे जो कारण है वो है एजुकेशनल ऑफरिंग्स इन द यूएस, कि अमेरिका में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है या जो एजुकेशन के अवसर या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के अनुसार 78% इंडियन अमेरिकन होल्ड बैचलर डिग्रीज और हायर, विच आउटपेसेस द यूएस नेशनल एवरेज ऑफ 36%। कि जो इंडियन अमेरिकन हैं उनमें से 78% के पास बैचलर्स की या उससे ऊपर की डिग्री है। लेकिन अमेरिकन की अगर हम बात करें तो अमेरिका का जो नेशनल एवरेज है सिर्फ वो बैचलर्स और उससे हायर डिग्री का 36% लोगों के पास है। ठीक है, इसके बाद ये भी लिखा गया है कि जो मेंबर्स की कम्युनिटी, मतलब इस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं यही जो इंडियन अमेरिकन हैं, दे कंट्रीब्यूट 5 to 6%, यानी कि 300 बिलियन इन टैक्स रेवेन्यूज़ एनुअली। ठीक है, ये इतना तो टैक्स रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। और साथ ही साथ 370 से 460 बिलियन ये एनुअल स्पेंडिंग करते हैं, मतलब इतना वहाँ पर ये खर्च करते हैं। जो मेजर इकोनॉमिक वेव है इन टर्म्स ऑफ सेल्स टैक्स, बिजनेस ग्रोथ, है ना, सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतना वहाँ पर पैसा खर्च होगा तो ये सब चीज़ें होंगी, है ना। इसके बाद सिलिकॉन वैली टेक जाइंट्स टू ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट्स, इंडियन ओरिजिन लीडर्स आर स्टीयरिंग सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज। ऑब्वियस सी बात है कि कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो सिलिकॉन वैली में है, या फिर जो बड़े बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स या जो बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज वगैरह हैं ग्लोबल लेवल पर, उनमें भारतीय ओरिजिन के जो लीडर्स हैं वो उन कंपनीज को चला रहे हैं। ठीक है, जैसे इंडियन ओरिजिन के जो सीईओज हैं, दे वर एट द हेल्म ऑफ 16 फॉर्च्यून 500 कंपनीज इन 2023, यानी कि टॉप 16 में जो थे वो यहाँ पर बताए गए हैं कि फॉर्च्यून 500 जो कंपनीज हैं उनमें से इंडियन ओरिजिन सीईओज जो हैं वो 16 कंपनी के थे। 2023 का डेटा दिया गया 3%। और ये लगभग ऐसे इतने इंटरप्राइजेस को मैनेज कर रहे थे जो लगभग 978 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो कि 5% है। और लगभग इन्होंने 25 लाख लोगों को, 2.5 मिलियन लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, जो कि 9% है अक्रॉस द ग्लोब, है ना। 2023 का ही डेटा बता रहे हैं। इसके बाद जो वहाँ पर अमेरिका में 648 यूनिकॉर्न्स हैं, ठीक है, मतलब सॉरी जो स्टार्टअप्स हैं, उनमें से 72 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का ये जिक्र कर रहे हैं वो इंडियन ओरिजिन फाउंडर्स के हैं। मतलब टोटल वहाँ पर 648 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न हैं, उनमें से 72 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को के इंडियन ओरिजिन फाउंडर्स हैं। ठीक है, और इनकी जो कलेक्टिव वैल्यू है इन स्टार्टअप्स की, जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, वो 195 बिलियन की है। और 55,000 लोगों को, यानी कि यूनिकॉर्न वर्कफोर्स का टोटल 13% इन्हीं कंपनीज में काम कर रहे हैं, इन्हीं स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं जिनके इंडियन ओरिजिन फाउंडर्स हैं। इसके बाद इंडियन का जो डायस्पोरा शेयर ऑफ पेटेंट्स है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है 1975 में, जहाँ ये सिर्फ 1.9% हुआ करता था, 2019 में बढ़ के ये 10% हो गया है।
इसके बाद मैनी डायस्पोरा मेंबर्स जो हैं वो अमेरिका आते हैं स्टडी करने के लिए। ओपन डोर्स डेटा फॉर 22-23 ये दिखाता है कि 2,70,000 स्टूडेंट जो हैं वो इंडिया से परस्यू करने गए ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन यूएस यूनिवर्सिटीज़, और ये 25% ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पॉपुलेशन है इन द यूएस, कि जितने भी लोग अमेरिका में बाहर से पढ़ने आए उनमें से 25% जो हैं वो भारतीय हैं। 2022-23 का डेटा ये बताता है। इसके बाद आगे ये बताया गया है कि पढ़ने जाते हैं तो कौन से सब्जेक्ट्स को वो प्रेफर करते हैं। तो प्रेफरेंस है स्टेम की। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। और 70% से ज़्यादा जो है वो इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस या लाइफ साइंस प्रोग्राम में इनरोल करते हैं। 10% जो है वो बिजनेस और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में इनरोल करते हैं। 60% के आसपास जो हैं दे आर एनरोल्ड इन ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम्स, ठीक। हेल्थ केयर में अगर हम बात करें तो इंडियन ओरिजिन फिजिशियंस या जो इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर्स हैं दे कंप्राइज 30% ऑफ ऑल द डॉक्टर्स इन द यूएस, यानी कि बाहर अमेरिका में जितने भी डॉक्टर्स हैं उसमें से 10% डॉक्टर जो हैं वो भारतीय हैं, ठीक है। और ये 30% आबादी को वहाँ की जो है वो सर्व कर रहे हैं, मतलब 30% पेशेंट्स को सर्व कर रहे हैं। अब अगर मैं होटल्स की बात करूँ तो इंडियन अमेरिकन जो हैं वो लगभग 60%, अमेरिका के 60% होटल्स को इंडियन अमेरिकन जो हैं वही चला रहे हैं, मतलब वही उसको ओन कर रहे हैं। लगभग 700 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और 4 मिलियन के आसपास जॉब इन्होंने क्रिएट की हुई है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इंडियन अमेरिकन ऑल्सो ओन एन एस्टिमेटेड 35 to 50% ऑफ ऑल कन्वीनियंस स्टोर्स। जितने भी कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि वो बड़े बड़े मतलब शहरों में ऐसा होता है कि थोड़े थोड़े दूरी के बाद आपको इस तरीके के डिपार्टमेंटल स्टोर्स मिल जाएंगे कि वहाँ पर आप जाएँ तो आपको सारा सामान एक ही जगह पर मिल जाता है ना। तो उस तरीके के कन्वीनियंस स्टोर्स भी 35 से 40% जो अमेरिका में है उनको भी इंडियंस ही ओन कर रहे हैं, जो इंडियन अमेरिकन हैं वो। इसके बाद लेकिन यहाँ पर एक और भी बात बताई गई है कि 6% जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन भी रह रहे हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि उनका जो डॉक्यूमेंटेड मतलब जो माइग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से उनको इशू हो रहा है। लगभग 14% इंडियन अमेरिकन जो हैं दे वर अनडॉक्यूमेंटेड इन 2021, मेकिंग दैट द थर्ड लार्जेस्ट अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट ग्रुप इन द कंट्री। मतलब वो उनके माइग्रेशन के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से कुछ लोगों को तकलीफ भी हो रही है। लगभग 6% के आसपास जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे भी वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाकी मैंने आपको बता दिया, और ये चीज़ देख के आपको मतलब अच्छा भी लग सकता है, गर्व भी महसूस हो सकता है कि भारतीयों ने अमेरिका में भी काफ़ी अपनी जो पोजीशन है उसको बेहतर बनाया हुआ है। अब यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म में दी है कि 5.1 मिलियन इंडियन अमेरिकन हैं यूएस में, 2020 का डेटा है, जिसमें से 2.8 मिलियन जो है वो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं। 30% 2000 सन से पहले माइग्रेट करे, 45% 2010 के बाद करे। 16 इंडियन ओरिजिन सीईओज जो हैं वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज 2013-23 की लिस्ट में थे। 978 बिलियन रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। 2.5 मिलियन लोगों को ग्लोबली इन्होंने एम्प्लॉयमेंट किया हुआ है। इसके बाद यूएस के जो टॉप 50 कॉलेजेस हैं उनमें से 35 कॉलेजेस में इंडियन अमेरिकन लीडर्स हैं। मीडियन एज की बात करूं तो 36 ईयर्स है इंडियन अमेरिकन की, जो कि यूएस नेशनल एवरेज से कम है। 78% जो है वो एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री या उससे हायर होल्ड करते हैं। यूएस का एवरेज सिर्फ 36% है। 73% ऑफ द 2023 का वर्क वीज़ा जो है वो इंडियन डायस्पोरा मेंबर्स को मिला है। मीडियन इनकम भी मैंने आपको बता दी कि $1,36,000 से ज़्यादा है, जो कि यूएस एवरेज से डबल है। और इंडियन डायस्पोरा जो है वो 5 to 6% ऑफ द यूएस टैक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और पॉपुलेशन का शेयर जबकि सिर्फ 1.5% है। इंडियन अमेरिकन इन सीनियर पब्लिक सर्विस रोल्स में अगर मैं बताऊं तो 60 से ज़्यादा हैं, ठीक है। 1.7% ऑफ सच रोल्स इन 2023, और ये बढ़ के 150 प्लस हो गया, यानी कि 4.4% हो गया है 2023 में, जो मतलब वहाँ के पब्लिक सर्विस रोल्स हैं उसमें, ठीक है। तो आई होप ये बात आप समझ गए। अब कहीं पर भी मतलब ये डेटा कुछ है तो इस डेटा के आधार पर अगर आपको कहीं पर कुछ लिखना हो, ठीक है, डेटा का यूज़ करना हो, तो आप इंडियन डायस्पोरा की अमेरिका में अगर कोई स्थिति को लेकर पूछा जाता है तो वहाँ पर आप इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे सारे जो आज हमें डिस्कस करने थे, इसलिए हम लोग सेशन को फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। तो
जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमारे सभी कोर्सेज़ और पीडीएफ नोट्स पर आपको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये सेल आज और कल अभी 2 दिन के लिए और वैलिड है। तो आपको करना क्या है कि आप हमारे ऐप या वेबसाइट पर जा सकते हैं और जो भी कोर्स या पीडीएफ नोट्स आप एनरोल करना चाहें उसको कार्ट में ऐड करें, आज़ादी कोड का यूज़ करें, 40% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो okul.co हमारी OOKUL.co ये हमारी वेबसाइट है। पीडीएफ सॉरी जो ऐप वगैरह है वो भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इस सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। और आज और कल ही ये अब 2 दिन और रहेगी, तो जितना जल्दी हो सके आप इसका फ़ायदा उठा लें। और एक बात तो ये तो है ही है कि अगर आप लोग यूट्यूब पर इन सेशंस को देख रहे हैं और अगर आपको इन सेशन से मदद मिल रही है, हेल्प हो रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग जो हैं वो इस QR कोड और इस UPI ID का इस्तेमाल करें और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से ज़रूर देते रहें सो दैट कि इन सेशंस को हम यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबा चला सकें। आप ये बात बड़ी क्लियर मान के चलिए कि मैं ये जो बात आपसे बोल रहा हूँ ये इसके पीछे गंभीरता है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं और आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशंस नहीं कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि ये सेशंस यूट्यूब पर बहुत लंबे नहीं चल पाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको एक एक बात बता रहा हूँ, एक सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ अपना कंट्रीब्यूशन इसीलिए जितना भी हो सके कंट्रीब्यूशन ज़रूर करते रहें। और जो लोग मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ आईना सीरीज़ की ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शंस है कि अगर आप अगले साल के मेंस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो सितंबर 2025 तक आपको पीडीएफ मिलेगी जून 2024 से। 16 महीने की पीडीएफ 680 रुपये में, 3 + 9 + 3 महीने यानी कि 12 महीने की पीडीएफ मिलेगी अगर आप अगले साल प्रीलिम्स एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो 510 रुपये में। 8 महीने की पीडीएफ आपको मिलेगी 345 रुपये में। 4 महीने की पीडीएफ आपको मिलेगी 175 रुपये में। और मंथली पीडीएफ एट लेस देन ₹2 पर डे आपको मिलेगी 59 रुपीज़ में। तो जून की ये ऑलरेडी लॉन्च्ड है और जुलाई की मोस्ट प्रोबेबली आज इवनिंग तक आपको मिल जाएगी। तो उसमें भी अगर आप एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। और हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। और अगर आपने किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप को डाउनलोड करके ऐप के अंदर उन वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। हमारे जो आईना सीरीज़ के मंथली कोर्सेज़ हैं वो भी इस तरीके से अवेलेबल हैं। मंथली कोर्सेज़ हैं, 3 मंथ 6 मंथ्स के कोर्सेज़ हैं जिसमें भी आप चाहें एनरोल कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज़ में आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप एनरोल करना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम है, आप ज़रूर एनरोल करें, है ना। 40% डिस्काउंट आप लोगों के लिए कल तक रहेगा। जो भी यहाँ पर MRP प्राइस लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट ईयर के कोर्सेज़ भी हैं और लास्ट ईयर के एक हमारे पास 12 महीने के कंपाइल्ड पीडीएफ नोट्स भी हैं जो हम आपको दे रहे हैं जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक के ओनली एट 499 रुपीज़। तो इंग्लिश में ये पीडीएफ नोट्स रहेंगे। अगर आप इसको भी परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और जाने से पहले एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो ज़रूर करते रहें क्योंकि इन कंट्रीब्यूशंस के दम पर ही ये सेशंस आगे चलेंगे। अगर आप लोगों के कंट्रीब्यूशंस आने बंद हो गए तो ये सेशंस नहीं चल पाएंगे। ये मैं आपको बड़े क्लियरली बता रहा हूँ। इस बात की गंभीरता को आप लोग समझिए और प्लीज़ अपनी तरफ से ज़रूर कंट्रीब्यूशन करिए। अगर 400-500 लोग भी डेली देख रहे हैं तो हर मंथ एटलीस्ट इतने लोगों के कंट्रीब्यूशंस आने चाहिए। आप जितना भी कंट्रीब्यूट करना चाहें, मैं आपको कोई एक अमाउंट नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जितना भी अमाउंट आपको ठीक लगे, जितने के लायक आपको ये कंटेंट लगे, आप उतना कंट्रीब्यूट करें, लेकिन प्लीज़ करें। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी करें, अपने फ्रेंड से भी करवाएं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना कंट्रीब्यूशन हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स जो हैं वो करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।